नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी मतलब क्या। देखो, हमारे पास जब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होता है तो गिन चुनकर 3 से 4 नंबर्स दिए होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें बोल दिया इस एपी का 100th टर्म निकाल के दो, तो 100th टर्म निकालने के लिए हमें और 95 टर्म्स चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे हमें? 4 टर्म्स में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे और ऐसे करके 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 हम 100 टर्म तक पहुंचेंगे। ठीक है, मान लो इतना हमने जोश दिखा के 100 टर्म निकाल भी लिया, 1000 टर्म तक जाना है तो वापस से यही प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी की ज़रूरत पड़ती है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मतलब क्या? अगर आपके पास एक सीरीज़ है जो कि एक एपी है, तो उसका कोई भी टर्म किस फॉर्म का दिखता है उसको ही बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, और ये बहुत आराम से सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही डिराइव हो जाता है। इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, कैसे डिराइव होता है देखो, चलो एक एपी ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक एपी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ये अगर हमारा एपी है तो एक बात बताओ, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म इसका 5 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी एडजेसेंट टर्म्स ले लो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो इन दोनों को करेंगे 10 - 5, तो डी का वैल्यू है 5। इधर लिखता हूँ, डी का वैल्यू है 5। ठीक है, अब मान लो मुझे सेकेंड टर्म चाहिए। मेरे पास होता सिर्फ 5 और 10 और ये पूरा नहीं होता, तो मैं सेकेंड टर्म कैसे लिखता? सेकेंड टर्म में लिखता, या एक काम करते हैं, इसको डी को थोड़ा अलग लेते तो और अच्छे से समझिएगा। हम कॉमन डिफरेंस 2 लेते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 लेंगे तो क्या बनेगा? 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 लेते हैं ताकि इधर कंफ्यूजन ना हो। अभी देखो, अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो कैसे निकालेंगे? पहले वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, मतलब 5 + 2। ठीक है, ऐसे हमें सेकेंड टर्म मिलेगा 7। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? थर्ड टर्म मिलेगा सेकेंड वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो। सेकेंड वाला ये टर्म है 5 + 2, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। ठीक है, तो थर्ड टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा? फोर्थ टर्म मिलेगा थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, तो ये हमारा थर्ड टर्म है। ये ऊपर वाला थर्ड टर्म है, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, चाहे A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, हर जगह पे ये 5 नंबर आया है। ठीक है, हर जगह पर ये 5 नंबर आया है। और ये 5 नंबर है क्या? 5 नंबर है आपका पहले वाले टर्म, पहला वाला टर्म एपी का। तो 5 एपी का पहला वाला टर्म है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 है, ये 2 + 2 है, 2 + 2 + 2 है। अगर इसको हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है तो एक बात बताओ, 2 × 3 का मतलब क्या होता है? 2 को 3 बार ऐड करो, इसका मतलब ये होता है। या होता है 3 को 2 बार ऐड करो। ठीक है, तो ये वाला केस लेते हैं कि 2 × 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार ऐड करो। तो यहाँ पे 2 है, अगर इसको आप 1 × 2 लिखोगे, 1 × 2 लिखोगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 + 2 है, तो अगर हम इसको 2 × 2 लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 बार 2 है, तो अगर हम इसको 3 × 2 लिखेंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग तो वही है ना, बस हमने मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया। अब ये 1, ये 2, ये 3 देखो कैसे बनता है, पैटर्न देखो कैसे आएगा। वापस लिखता हूँ मैं यहाँ पे A1, A2, A3, A4। A1 का वैल्यू है 5, A2 का वैल्यू है 5, ये भी 5, पहला टर्म ऐसे ही आ गया। फिर इधर प्लस है। क्या इस 1 को हम लिख सकते हैं? रेड पेन से लिखता हूँ, 2 - 1। 2 - 1 कितना होता है? ऑब्वियसली 1 × 2 जो बाहर है ऐसे। ठीक है, अब ये देखो,
क्या इसको हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, 2 को हमने लिख दिया 3 माइनस 1। सिमिलरली इस 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब देखो, 2 मिनट नीचे रख देता हूँ। अब देखो, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है, और ये 5 क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म किसका, एपी का फर्स्ट टर्म है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आया। -1 हर जगह पे देखो, -1 -1 -1, और ये 2 क्या है, ये 2 और कोई नहीं, हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है d इक्वल्स टू 2, वही 2 है। तो अभी अगर हमारे पास nth टर्म ऑफ एन ईपी लिखना है, nth टर्म मतलब क्या, nth टर्म मतलब कोई nth टर्म a के सबस्क्रिप्ट में n लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी टर्म होने दो, पहला टर्म तो आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आएगा 5, तो 5 के जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस होता है, फिर अंदर एक ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n आता है, फिर उसके बाद -1 तो हर जगह पे था, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा था उसके कॉमन डिफरेंस d से। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये हुआ हमारा जनरल टर्म ऑफ एन ईपी। क्या हुआ ये है हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म मतलब क्या, अगर हमें मान लो थर्ड टर्म की वैल्यू चाहिए तो n के जगह 3 डाल दो, n के जगह 3 डाला, a3 बन गया। a मतलब पहला टर्म जो पता होगा 5, प्लस n के जगह 3 माइनस 1, और d का वैल्यू 2 है। सॉल्व करो क्या आएगा, 5 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। देखो 9 आया और हमारा थर्ड टर्म 9 ही था। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके, इस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, कोई भी एपी का। अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो क्या, n के जगह 1 आएगा, n के जगह 1, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो एपी का कोई भी टर्म कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये सिंपल सा जनरल टर्म ऑफ एन एपी है। इसकी मदद से हम किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 0 0 0 1th टर्म क्यों ना हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में देखो, ये हमें एपी दिया है और बोला है 11th टर्म निकालने के लिए। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 11th टर्म ऑफ द एपी। इसका 11th टर्म बताना है तो कैसे आएगा, सबसे पहले हमें एपी दिया है, फॉर्मूला के हिसाब से पहला टर्म पता चल गया, ए का वैल्यू है -3, क्या वैल्यू और चाहिए, हमें चाहिए डी का वैल्यू। डी का वैल्यू कैसे आएगा, एडजेसेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये करो, -12, एक ब्रैकेट डालो, कभी भी ब्रैकेट डालो आपको नेगेटिव प्लस ये सब का मिस्टेक नहीं होगा, -12 -3। अब ब्रैकेट ओपन करो, ये बनेगा -12, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, तो ये है क्या, ये है 3 माइनस हाफ, जिसका वैल्यू होता है 2 3 6, 6 माइनस 1 5 अपॉन 2। तो d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 5 अपॉन 2। अब क्या, अब सीधा फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो चलो फटाफट सब्सटीट्यूट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें चाहिए 11th टर्म, तो a 11 बन जाएगा, a के जगह -3 प्लस n के जगह 11, d के जगह 5 अपॉन 2, ये बनेगा -3 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन 2, 2 1 जार 2 5 जार 5 इंटू 5 25, -3 22।
तो 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 22। बड़े आराम से हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है देखते हैं। एपी दिया है हमें ये वाला और हमें बॉक्स के अंदर का वैल्यू बताना है। तो कैसे, चलो ये एपी दिया है हमें, ए का वैल्यू तो मिल गया फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो सीधा सीधा -4 है। अभी ये कौन सा टर्म है देखो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म का वैल्यू 6 है। अब हमें फॉर्मूला से पता है a6 का वैल्यू होता है a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हमें पता है -4 है, ठीक है, -4 है। अब ये चीज इक्वल है 6 के। अब एक काम करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं, ये बनेगा -4 प्लस 6 माइनस 1 होगा 5 डी इक्वल्स टू 6। अब ये डी हमें यहाँ से मिल जाएगा, -4 को उधर भेजा, ये बना 5d इक्वल्स टू -4 RHS में जाएगा बनेगा +4, तो 6 + 4 होता है 10, मतलब d का वैल्यू होगा 10/5 मतलब कि 2। अब क्या, अब तो हमें मिल गया। अब हम कितना भी टर्म्स बना सकते हैं एपी का। अब ए का वैल्यू -4 है, डी का वैल्यू 2 है, तो सेकेंड टर्म क्या आएगा -4 + 2 यानी -2। फिर आगे का टर्म इसमें 2 ऐड किया 0, फिर आगे का टर्म 2, फिर 4 और 6। तो ये हमारा मिसिंग टर्म्स हो गए एपी के अंदर के। दूसरा एपी ये दिया है, इसमें भी वो डब्बे के अंदर का सामान निकालना है। तो कैसे आएगा, सेकेंड टर्म का वैल्यू पता है 1 2 3 4 5 6, सेकेंड टर्म का वैल्यू पता है और सिक्स्थ टर्म का वैल्यू पता है। सेकेंड टर्म का वैल्यू है 38, सिक्स्थ टर्म का वैल्यू है -22। सेकेंड टर्म मतलब a + 2 - 1 इंटू डी, मतलब a + d है 38। सिक्स्थ टर्म मतलब a + 6 - 1 मतलब 5 इंटू डी, मतलब -22, ठीक है। अब a के जगह हम लिख सकते हैं d उधर भेजो 38 - d, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। दो इक्वेशन है, a का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया। a का वैल्यू क्या है 38 - d प्लस 5d इक्वल्स टू -22। 38 को RHS में भेजेंगे -38 बनेगा, 5d - d बनेगा 4d, ये बनेगा 38 -22, ठीक है, -38 -22। जब दोनों तरफ सेम साइन होता है, दोनों चीज़ें ऐड होती है, तो ये बनेगा 4 2 6 और साइन बड़े वाले का लगता है माइनस, तो 4d का वैल्यू है -60, d का वैल्यू आएगा -15, ठीक है। तो d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू भी आ जाएगा 38 -15, ये बनेगा 38 + 15, मतलब 8 + 5 13, 4 + 1 5 53। तो फर्स्ट टर्म है आपका 53, फर्स्ट टर्म 53, फिर 15 कम किया तो ये आया, इसमें से 15 कम करेंगे तो आगे का टर्म आएगा। क्यों 15 कम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि d का वैल्यू -15 है, तो -15 ऐड करना मतलब क्या है, 15 कम करना हो ना, प्लस माइनस होके माइनस होगा। तो -15, 38 में से 15 कम किया कितना आएगा 8 5 3 3 1 23, फिर 15 कम किया 23 में से 15, 13 5 8, इधर आएगा 8, फिर 15 कम किया, इधर आएगा -7, 8 में से 15 कम किया तो -7, फिर आगे अगर इसमें से 15 कम किया तो -22। तो मिसिंग टर्म्स ये हुए हमारे एपी के। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी उतना इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया है 3 8 13 और 18, एपी दिया है 3 8 13 और 18, और हमसे पूछा है कौन सा वाला टर्म इस एपी का 78 है, ठीक है। ऐसा इस एपी का कौन सा टर्म है जो जिसकी वैल्यू 78 है। तो हमें डायरेक्टली an की वैल्यू 78 दी है और हमें n इस बार फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, एपी दिया है, दो चीज़ें तो डायरेक्टली मिल जाती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 और कॉमन डिफरेंस ये माइनस ये,
8 - 3 किया तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 5 निकल कर आया। ठीक है, दो चीज़ मिल गई। ए एन निकालना है, कैसे निकालेंगे? ए एन का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसकी वैल्यू 78 है। ए की जगह 3 रख दो, n ही तो निकालना है, n ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा, d का वैल्यू है 5, ये बनेगा 78, 3 उधर जाएगा, 78 माइनस 3 बनेगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 मतलब 75। अब ये 5 इधर भेजो तो इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड होगा, 5 कट करो, 5 1 जार 5 1 जार 5, 2 5 5 जार, n माइनस 1 की वैल्यू 15 है। अगर n माइनस 1 15 है तो 1 उधर जाएगा, प्लस 1 बनेगा, 15 प्लस 1 16, तो 16th टर्म इस AP का 78 है। इसको देख के बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक ही तो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक ही गोल्डन फार्मूला है। बच्चे लोग बहुत टेंशन लेते हैं, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, इसी फार्मूला से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालना है। हमें एपी दिया है, क्या एपी दिया है? 18, 18, 15.5, 15.5, 13 एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म दिया है 47। ठीक है, 47 नहीं, -47 लास्ट टर्म की वैल्यू दी है। लास्ट टर्म ही होता है हमारा nth टर्म। ठीक है, देखो ए एन मतलब क्या? ए एन मतलब हो गया एपी का कोई भी जनरल टर्म। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये एपी खत्म हो रहा है, ये एपी खत्म हो रहा है, हमें बताना क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, लास्ट वाले टर्म को nth टर्म ले लो, ये वाला जो nth टर्म है इसमें जो n का वैल्यू आएगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे एपी में होंगे ना, तो सीधे लास्ट टर्म को ए एन ले लो। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही हमें एपी मिलता है, हमें दो चीज़ें एज इट इज़ मिल जाती है, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब ये 15.5 कैसे सॉल्व होता है? 15.5 सॉल्व ऐसे किया जाता है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने का, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने का, उसमें 1 को ऐड करने का ऊपर वाला, और इस पूरे को डिवाइड करने का डिनोमिनेटर से 2। सिंपल, 2 इंटू 15 प्लस 1/2, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो 2 इंटू 15 होता है 30, 30 प्लस 1 होता है 31, ये हो गया 31/2। अब सेकेंड टर्म का वैल्यू आ गया 31/2। अब हम डी को निकाल सकते हैं, डी होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 31/2 माइनस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है मतलब 1 31 से मल्टीप्लाई होगा 2 18 से, ये दोनों आपस में, तो ये होगा 31 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 18/2, गंदा 2 आया, 2 इंटू 1, तो 31 माइनस ये कितना होता है 36/2, तो डी का वैल्यू आया -5/2। बस खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे। चलो डालते हैं। -47 को हमने ए एन बोला है, अगर ए एन हमारा -47 है, ए एन का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू -47 है, अगर a का वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस n माइनस 1 रेडी है, d का वैल्यू है -5/2, और ये है -47। अब ये 18 इधर जाएगा तो बनेगा -18, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। 7 और 8 ऐड होंगे, जब दोनों तरफ सेम साइन होता है, दोनों चीज़ें ऐड होती है और साइन बड़े वाले का लगता है, तो बड़े वाले का साइन लगेगा, दोनों ऐड होगा। 7 प्लस 8 15, 5 प्लस 1 6, तो ये है -65, इधर है -5/2, ऐसे का ऐसा, और n-1 भी ऐसे का ऐसा। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, और ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 ऐसे जाएगा, 5 नीचे आएगा, n-1 बन जाएगा 65 इंटू 2,
अपॉन 5, तो अभी कैंसिल करते हैं क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 वन ज़ार, फिर 5 वन ज़ार 1 5 3 ज़ार, ये मिलेगा 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 होता है 26। तो अगर n-1 का वैल्यू 26 है तो -1 उधर जाएगा, +1, 26 + 1 27। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए हमारे एपी में? हमारे में एपी में 27 टर्म्स हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। 11852 डॉट डॉट डॉट, और हमें बोला है -150, -150, हाँ हमें बोला है कि ये चेक कर सॉरी, हमें बोला है कि ये चेक करो कि -150 इस एपी में आता है कहीं पे, किसी पॉइंट पे, या नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? अगर an इक्वल्स टू -150 हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि an का वैल्यू इक्वल है -150 के, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर n का कोई वैल्यू आता है जो एक इंटीजर है, क्योंकि देखो n क्या होता है, n होता है टर्म ऑफ एपी। अब एपी n जो है, टर्म कैसा हो सकता है? 1 हो सकता है, फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकेंड टर्म हो सकता है, 100th टर्म हो सकता है, 1000th टर्म हो सकता है, 99th टर्म हो सकता है। पर आपने कभी 5/2th टर्म सुना है क्या? या आपने कभी 3.33th टर्म सुना है क्या? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। 0th टर्म, 0th टर्म भी नहीं होता। फर्स्ट टर्म हो सकता है, लास्ट टर्म हो सकता है, या सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसा कोई इंटीजर नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं, चलो नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स ही हो सकता है टर्म का वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम an का वैल्यू -150 लेते हैं और n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आता है या पॉजिटिव इंटीजर आता है, मतलब क्या, n का वैल्यू मान लो 16 आ गया, तो जब हमने 150 लिया, -150, n का वैल्यू 16 आया, मतलब 16th टर्म 150 है। मतलब क्या, 150 इस एपी में मौजूद है 16वें पोजीशन पे। पर अगर n का वैल्यू आ गया 16/3, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, मतलब 60, n का वैल्यू जब 16/3 है तब an का वैल्यू 150 है। क्या 16/3th टर्म इस एपी में होगा कहीं पे? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 150 -150 इस एपी में प्रेजेंट नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ। जैसे ही हमें एपी दिया जाता है, दो चीज़ें डायरेक्टली मिल जाती है। ए का वैल्यू जो कि 11 है, पहला वाला टर्म, और डी का वैल्यू जो आ जाएगा सेकेंड टर्म में से। फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो, -3 ले लो फटाफट, ए आ गया, डी आ गया, an -150 लेते हैं, an -150 लेते हैं, an का वैल्यू लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू डी नहीं, इंटू डी इक्वल टू -150। ए का वैल्यू है 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है -3, ये हो गया -150 के इक्वल, +11 RHS में जाएगा, -11 बनेगा, n-1 इंटू -3 इक्वल टू -150 -11। जब दोनों तरफ साइन सेम होता है, दोनों क्वांटिटी ऐड होता है और बड़े वाले का साइन लगता है, तो n-1 इंटू -3 इक्वल होना चाहिए -161 के। अब देखो, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 इधर जाएगा, n-1 इक्वल टू 161/3। अब ये 1 माइनस है, RHS में जाएगा, +1, n बन गया 161/3 प्लस 1। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये इससे, फिर ये इससे, ये बनेगा 161 प्लस 1 इंटू 3/3 इंटू 1, मतलब 161 प्लस 3/3, तो ये बनेगा 164/3। क्या 164 3 से डिवाइड होता है? सबको ऐड करो, 6 + 4 10 + 1 11, 11 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन ही रहेगा।
अब n का वैल्यू एक फ्रैक्शन आया है, इसका मतलब n का वैल्यू फ्रैक्शन आया है, इसका मतलब ये है कि -50 इस सीरीज में, इस AP में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू फ्रैक्शन आया है। अगर एक नेचुरल नंबर या एक पॉजिटिव इंटीजर आता तो हम बोलते कि उस n के वैल्यू पर ये चीज़ सच है, इसका मतलब वो पोजीशन पर -150 प्रेजेंट है। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे जनरल टर्म ऑफ एन AP से रिलेटेड। आने वाले वीडियोस में हम और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।